नमस्कार। आज मंगलवार है और आपका दिन बहुत मंगलमय हो, शुभ हो, स्वस्तिकारक हो। आलोकनामा 191। देखिए, आप लोग के चाहत के कारण, परामर्श के कारण, पसंदगी के कारण जो शुरू किया था ऐसे ही मजाक में कभी कि देखते हैं एक दो एपिसोड बना के, फिर आप लोगों ने इतना उत्साह दिया, इतना संबल दिया, इतनी शक्ति दी, इतनी ऊर्जा दी, इतने तरह के नए सवाल पूछे कि मैं आपसे राय ले लेकर इसको जारी रखे हुए हूँ। और जब तक आप चाहेंगे मैं इसको जारी रखूँगा, और जब आप चाहेंगे कि नहीं अब बहुत हो गया, उस दिन से मैं आलोकनामा बिल्कुल नहीं दूंगा। ये तो आलोकनामा नहीं है, ये आपका अपना नामा है, ये हम सब की कहानी है, बस जुबान मेरी है, शब्द मेरे हैं। तो आज का जो बातें गंभीर हो गई, लेकिन आज का शीर्षक जो है वो अलग है। फूहड़ता का रंगमंच। फूहड़ता का रंगमंच एक बहुत बड़ी संख्या में, व्यापक दिशाओं में हमारे देश में कई जगहों पर, कई रूपों में हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये अभी हो रहा है, ये बहुत पहले से हो रहा है। फूहड़ता का रंगमंच हम किसे कहेंगे? फूहड़ता का रंगमंच हम उसे कहेंगे जहां कथा, कथानक, रंगमंचीय सौंदर्य शास्त्र, निर्देश की व्याख्या, अभिनय की कुशलता, ये सब कुछ भी ना हो, सिर्फ एक ही चीज हो। ऐसे लफाजीदार संवाद या डायलॉग बोले जाएं जो दोयम दर्जे के जो लोग होते हैं, जो बी ग्रेड सिनेमा देखते हैं, या जो लोग छुप के अपने घरों से कैबरे देखने जाते हैं, बार गर्ल्स को देखने जाते हैं, वो लोग जब दर्शक बनते हैं तब जन्म लेता है फूहड़ता का रंगमंच। फूहड़ता का रंगमंच, मैं जब जबलपुर में 1977 में कॉलेज में आया, तब मैंने एक नाटक वहाँ शहीद स्मारक में देखा जिसकी टिकट 1977 में भी अच्छी खासी थी और हाउसफुल था। वो बब्बन खां के अदरक के पंजे, बब्बन खां साहब उसको परफॉर्म करते थे और अदरक के पंजे उस परफॉर्मेंस का नाम था। और मिमिक्री, स्टैंडिंग कॉमेडी और चीप डायलॉग, चीप मैनरिज्म, चीप बॉडी लैंग्वेज, सस्ती लोकप्रियता को हासिल करने के सारे हथकंडे उसमें थे। और मुझे उसके बारे में बताया गया कि जबलपुर में जब 1977-78 में वो नाटक आया था, उसके पहले भी उसके हजारों से ऊपर प्रदर्शन पूरे देश में हो चुके थे। और ये सब टिकटेड शो थे, कोई आमंत्रित लोग या विशिष्ट कला दर्शक इनके लिए नहीं थे, वो आम जनता के लिए थे। जैसे सर्कस देखने जाते हैं, जैसे कमर्शियल सिनेमा देखने जाते हैं, कई लोग हैं ना जो सत्यजीत का फिल्म देखते हैं, कई लोग होते हैं जो डेविड धवन का फिल्म देखते हैं, कई लोग होते हैं जो 2 गज जमीन के नीचे देखते हैं। हर एक की अपनी चॉइस है, हर एक के अपने निर्माता हैं, हर एक के अपने काम करने वाले हैं, और हर एक का अपना एक दर्शक वर्ग भी है। तो ऐसे ही फूहड़ता का रंगमंच भी हमारे देश में, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र वाले देश में, लोक नाट्य परंपराओं के इस देश में, पारंपरिक और जनजातीय कलाओं के साथ समकालीन रंगमंच वाले इस देश में, जहां विदेश के भी नाटक होते हैं, वहां फूहड़ता का रंगमंच भी एग्जिस्ट करता है। और ये गांव से लेकर कस्बों और छोटे शहरों में, बी टाउन में पॉपुलर है, लेकिन ए ग्रेड टाउन में या कॉस्मोपॉलिटन में या मेट्रोज में भी इसकी लोकप्रियता कोई कम नहीं है। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। एक उदाहरण मैंने आपको बब्बन खा के अदरक के पंजे का दिया। याद कीजिए, अपने शहरों में आप मेला देखने जाते होंगे गर्मियों में, तो मेले में होता है कि एक कोने में नूतन डांस पार्टी, एक तरफ होती है मुंबई की नई डांस पार्टी, एक तरफ होता है कि सपना की डांस पार्टी, एक तरफ होता है कि खूंखार कमरा, आदम कद चेहरे, वो हर शीशे में चेहरे अलग अलग दिखते हैं और डराते हैं। फिर एक मौत का कुआं होता है, वो सब चिल्लाते रहते हैं आज अंतिम खेल, पता नहीं कुएं से निकल पाएगा कि नहीं। इसी के बीच में वो जो सपना डांस पार्टी और बम्बई पार्टी और बीकानेर पार्टी के नाम से बोर्ड रहते हैं, मैं बचपन में दमोह में और जबलपुर में ऐसी कई बार मैं गया और मैंने देखा, अकेले देखा। अकेले ही देख सकते थे, बड़े भाई तो पिटाई करते, पिताजी को पता चलता तो घर से निकाल देते कि मेला घूमने भेजा था तुम, क्या ठेला लेके चले आए।
तो मुझे बाद में पता चला सच में कि दमोह और जबलपुर के बदनाम इलाकों में रहने वाले लोग और वहाँ जो लोग वेश्यावृत्ति का भी काम करते थे और उनके जो संगी साथी बजाने वाले थे ढोलक और हारमोनियम, वो लोग इन डांस पार्टियों में काम करते थे और चेहरे पे पाउडर रहता था और नीचे से वो फ्लड लाइट पीली लाल वाली, तो ऐसा लगता था कि सच में मधुबाला का पुनर्जन्म हो गया क्या उस उम्र में। और मैं देखता था कि मेरे पिताजी की उम्र के लोग सबसे पहले हल्ला मचाते थे वहाँ, क्योंकि उनको अपनी बीती जवानी को याद करने का और कोई तरीका शायद महसूस नहीं होता होगा उस जमाने में। अब आजकल तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये फूहड़ता का मंच था। अब ये बब्बन खां के अदरक के पंजे में हो गया रंगमंच। फिर मैं आपको यकीन दिलाऊं, 1984 जब मैं नेशनल स्कूल ड्रामा पढ़ने गया दिल्ली, तो वहाँ एक बड़ा पॉपुलर थिएटर बरसों से एग्जिस्ट कर रहा था 1955-50 से, उसे कहते हैं पंजाबी थिएटर। अब आप बताइए कि बंगला रंगमंच, मराठी रंगमंच, तो मैंने सोचा ये पंजाबी रंगमंच है। तो मैं वहाँ गया और टिकट थी उस समय 100 रुपये की, और 100 रुपये की टिकट लेके आगे बैठा और पंजाबी थिएटर के जो सबसे मशहूर अभिनेता और सबसे महंगे अभिनेता थे कीमती आनंद, उनका नाम ही था कीमती आनंद, और बड़े कीमती थे। नाम था कीमती आनंद और थे बड़े कीमती, मतलब हाईएस्ट पेड एक्टर थे। मतलब एकदम 2 कौड़ी की एक्टिंग, 2 कौड़ी के चीप चुटकुले। पता चला कि एक डॉक्टर के यहाँ 4 मरीज गए, एक महिला है, एक प्रौढ़ा है, एक लड़की है और एक कोई अधपगला सा आदमी है। अब डॉक्टर भी अधपगला है, तो कैसे वो एक्टिंग करेंगे, इसके लिए टिकटेड शो सप्रू हाउस में इसके शोज होते थे। सप्रू हाउस इसका गढ़ था। और नेशनल स्कूल ड्रामा में एक तरफ तो जहाँ अलगाई साहब के तुगलक वगैरह होते थे, कारण जी का विद्या सुंदर होता था, दूसरा सप्रू हाउस में ये भी होते थी चढ़ी जवानू जवानी बुढ़े नू जवानी दी मशीन दाल द तड़का। ये मोहन राकेश विजय तेंदुलकर के नाटक नहीं है, लेकिन मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि इसके लिए टिकट लेके लोग आते थे और हाउसफुल शो होता था। फूहड़ता के रंगमंच का इससे बड़ा उदाहरण आपको क्या मिलेगा। फूहड़ता के रंगमंच का उदाहरण आपको मुंबई में भी मिलेगा और थोड़ा सा कोल्हापुर और पूना के कुछ बेल्ट में, जहां कमर्शियल नाटक होते हैं, क्षमा चाहूंगा, जहां कमर्शियल नाटक होते हैं। अब वो कमर्शियल नाटक कैसे होते हैं? नाटक कुछ नहीं है, नाटक ये कि माँ है, उसने बेटे को नौकरी के लिए कहीं भेजा है, बेटा वहां से शादी करके आ गया है, फिर सास बहू में कुछ तनातनी और आखिर में सुखांत। ये मूल नाटक है। लेकिन नाटक शुरू कहाँ से होगा? शुरू में सूत्रधार आएगा और बोलेगा कि ये नाटक हो रहा है, आप बोलेगा बड़ा वो नाट्य शास्त्रीय परंपरा है, हमारी लोक परंपरा है। उसके बाद मालूम क्या होगा? एक कैबरे डांस होगा, एक बच्चों की फिसल पट्टी होती है, वो फिसल पट्टी के ऊपर एक कैबरे डांसर बैठी हुई है और वो नीचे से नीली लाइट में फिसलती हुई आ रही है और उसके पांव अनावृत हैं लगभग जंघा तक, और ऑडिटोरियम में सीटियां और हल्ला। शेफाली करके एक मशहूर एक्ट्रेस रही हैं कोलकाता के बंगला थिएटर के कमर्शियल में उनके डांस बड़े मशहूर होते थे। शेफाली जी के डांस बहुत मशहूर होते थे उस समय और लोग जाते थे, भीड़ उमड़ के जाती थी। मतलब आप देख सकते हैं कि सांवली मित्रा जी ने अभी जो अपने संस्मरण लिखे हैं उसमें उन्होंने ये भी लिखा है, सांवली मित्रा जी शंभू मित्रा और तृप्ति मित्रा की बेटी और खुद भी बहुत बड़ी एक्ट्रेस। सांवली मित्रा जी ने ये लिखा है कि अगर शंभू दास जिंदा होते और टैगोर जिंदा होते तो उस दिन आत्महत्या कर लेते। क्यों? एक बहुत ही उलझनों भरा नाटक है रक्त करबी, हिंदी में लाल कनेर। एक तरह से एब्सर्डिटी की ओर भी जाता है, मेटाफर की ओर भी जाता है, और उसका मुख्य चरित्र आएगा आएगा आएगा, आ रहा है, आ गया है, लोगों को दिखा है, इस तरह की बातें पूरे समय होती हैं, पर वो दिखता नहीं है और आखिर में पता चलता है कि उसकी लाश पड़ी हुई है और नायिका बैठी हुई है। तो एक बहुत ही दार्शनिक पुटलीय नाटक है वो टैगोर का। सांवली मित्रा ने लिखा है कि उसके शुरू में सस्ती कविताएं सुनाए गए, सस्ते चुटकुले सुनाए गए, ताकि दर्शक लोग फर्स्ट बेल से थर्ड बेल के बीच में बच जाएं, और उसके बाद जो है नायक और नायिका
एक ऊंचाई पर एक दूसरे को लगभग कंधों से पकड़े हुए चूम रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, शारीरिक आलिंगन कर रहे हैं। टैगोर के उस पात्र का जो मंच पर आता ही नहीं, जिसके बारे में सिर्फ बात होती रहती है, ये बंगला रंगमंच में भी हुआ, ये मराठी रंगमंच में भी हुआ, ये मुंबई दिल्ली में भी हुआ, और ये हमारे दमोह और जबलपुर में भी हुआ। मुझे लगता है कि ये फूहड़ता का रंगमंच ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारी मुख्य जीडीपी की अर्थव्यवस्था के साथ साथ चल रहा हवाला का एक पैसा, हवाला रैकेट बोलते हैं ना, हवाला रैकेट का पैसा है। तो ऐसे कल्चर में भी फूहड़ता के रंगमंच का एक हवाला रंगमंच है, हवाला रैकेट रंगमंच कहना चाहिए। शहरों में कई लोग मिलते हैं जो क्या करते हैं कि एक लड़के ने एक लड़की से प्यार किया, अब लड़का बेरोजगार रहा 5 साल, लड़की थक गई कि काम ही नहीं करता है, माँ बाप जोर डालते रहे, उसकी शादी कहीं और हो गई। अब लड़के ने इसके लिए बदला लेने के लिए माध्यम चुना रंगमंच, और स्क्रिप्ट चुनी एक लड़की द्वारा की गई बेवफाई। इसके कारण स्त्री जाति को जो जो भूल सकता है वो, और अकेले में बैठकर दरअसल कमरे में अपने घर में वो जो करता होगा वही वो मंच पर सिगरेट पीना, थूकना, वितृष्णा से मुंह बनाना, शराब की बोतल खोल लेना, और एक आलाप क्यों होता है ऐसा, हर बार मेरे ही साथ, प्रेम के इस प्रतिदान में मुझे क्या मिला, हाँ ईश्वर तू कहाँ है, समाज तू कहाँ है, इस तरह की बड़बोली बातें। इसके लिए 2-4 दोस्तों ने उसको चंदा करके हॉल किराया दिया होगा, और अगले दिन निश्चित रूप से किसी न किसी अखबार में उसकी रिपोर्ट भी आई होगी। अब अखबार वाले ने देखा है या नहीं देखा ये तो नहीं मालूम, लेकिन रिपोर्ट में फोटो तो आ गई, तो पता चला कि वो फ्रस्ट्रेशन का अभिनेता बन बैठा। तो ये फूहड़ता का रंगमंच, फूहड़ता के अभिनेता, फूहड़ता की अभिनेत्रियां, इसमें कोई कम नहीं, सब हैं। युवा लड़के लड़कियों में एक बड़ी संख्या है जो रंगमंच के एस्थेटिक्स को, रंगमंच की गंभीरता को, रंगमंच के माध्यम की महत्ता को समझे बगैर चेहरे पर बेस लगाकर, आंखों में कजरा लगाकर, लिपस्टिक लगाकर, कपड़े अच्छे पहनकर मंच पर आकर डायलॉग बोलकर तालियां लेना चाहते हैं। वो ही फूहड़ता के रंगमंच के प्रमुख एम्बेसडर हैं। आज के लिए इतना ही। फूहड़ता के रंगमंच के बारे में इसलिए बताया ताकि फूहड़ता के रंगमंच के कभी आप दर्शक भी ना बने, करने और कराने की तो बात ही दूर हो। अच्छा थिएटर हमेशा जिंदा रहेगा। जय रंगमंच।